नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के द्वादश भाव पर विचार करने वाले हैं। द्वादश भाव यानी कुंडली का 12वां भाव और 12वें भाव के स्वामी यानी द्वादश से संबंधित ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे। 12वें भाव से संबंधित कुछ विचारणीय बिंदुओं को आज के वीडियो में उठाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा विपरीत राजयोग की स्थिति में द्वादश किस प्रकार के फल देते हैं, इसे भी समझने का आज के वीडियो में हम प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, 12th हाउस से संबंधित ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें 12th भाव को समझना होगा। देखिए, कुंडली के 12th हाउस को व्यय भाव के नाम से भी जाना जाता है, यानी खर्चों का भाव भी ये कहलाता है। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी को ही व्ययस यानी द्वादश कहा जाता है। आप देख लीजिए अपनी कुंडली में 12th हाउस में जो भी राशि का अंक लिखा होगा वही आपका व्ययस कहलाएगा, यानी उसके स्वामी को ही व्ययस कहा जाता है। देखिए, कुंडली के 12th हाउस से हम खर्चों का विचार करते हैं। किसी भी प्रकार के खर्चे हो जीवन काल के दौरान 12th भाव से ही देखे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, अस्पताल के खर्चे हों, घर के खर्चे हों, कानूनी मामलों के खर्चे हों, सभी 12th हाउस से ही देखे जाते हैं। जातक का दुर्भाग्य देखना हो तो कुंडली का 12th हाउस देखा जाता है। जल से भय के लिए भी कुंडली का 12th हाउस देखा जाता है। बंधनों का भाव है, ये धन हानि का भाव है, राजदंड, ठीक है। निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ हानि का विचार भी हम कुंडली के 12th हाउस से ही करते हैं। वैवाहिक विच्छेद का विचार भी कुंडली के 12th हाउस से ही किया जाता है, यानी इस बिंदु पर भी विचार किया जाता है। हालांकि कुछ अच्छी चीजों का विचार भी हम कुंडली के 12th हाउस से करते हैं, जैसे कि ये मोक्ष का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, विदेश भाव के नाम से भी जाना जाता है। दान पुण्य का विचार, दान पुण्य में आप खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, इसका विचार भी हम कुंडली के 12th हाउस से ही करते हैं। जातक के अंदर देवी ज्ञान होगा या नहीं होगा, इसका विचार भी 12th हाउस से ही किया जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जाओं का विचार भी हम कुंडली के 12th हाउस से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि 12th हाउस को मोक्ष का भाव कहा गया है। अब देखिए, 12th हाउस में जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं, यानी वो शुभ ग्रह हैं, यदि कारक ग्रह हैं तो ऐसी स्थिति में अच्छा फल मिलता है, और यदि 12th हाउस में अशुभ ग्रह आकर बैठ जाएं तब बुरा फल मिलता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि भाई अपनी दशा अंतरदशा के दौरान खर्च अधिक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमें 12th हाउस के स्वामी की स्थिति पर भी विचार करना होगा। 12th हाउस का स्वामी जिस भी भाव में जाकर बैठेगा, केवल विपरीत राजयोग की कंडीशन को छोड़कर, ठीक है, तो उससे संबंधित फलों की हानि करता है। हालांकि इसे अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव और 12वें भाव के स्वामी से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से: यदि कुंडली के 12वें भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और 12वें भाव के स्वामी पर यानी द्वादश पर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपना धन दान पुण्य, धार्मिक कार्यों में और संतुलित ढंग से खर्च करने वाला होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुंडली के 12वें भाव का स्वामी मंगल ग्रह बन रहा है और मंगल ग्रह कुंडली के 10th हाउस में आकर बैठ गए हैं, ठीक है। अब गुरु ग्रह की इन पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यानी मंगल ग्रह पर, और उसके अलावा 12th हाउस पर गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। हालांकि वृषभ लग्न के अंदर गुरु ग्रह कारक नहीं माने जाते, ठीक है, परंतु रहा सवाल गुरु की दृष्टि का, तो देखिए गुरु की दृष्टि सदैव सुफलकारी होती है। तो गुरु की दृष्टि जब मंगल पर पड़ेगी और द्वादश भाव पर पड़ेगी तो ये शुभता लाने का कार्य करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में जातक के जो खर्च रहेंगे वह संतुलित ढंग से होंगे। मित्रों, आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है: द्वादश भाव पर यदि किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो और द्वादश पर भी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक का धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है या फिर खर्च वह स्वयं करता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वादश भाव में राशि का अंक 12th आ रहा है, यानी इसके स्वामी ग्रह गुरु ग्रह बन रहे हैं। अब गुरु ग्रह कुंडली के 10th हाउस में आकर यहाँ पर बैठ गए हैं, ठीक है। राहु ग्रह कुंडली के 4th भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश पर यानी गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके अलावा इनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के 12th हाउस पर भी जा रही है, जो कि शुभ नहीं कही जा सकती। अब ऐसी परिस्थिति में होगा ये जब कभी भी राहु की दशा या अंतरदशा आएगी और उसमें गुरु का अंतर विशेष रूप से आएगा या फिर द्वादश का अंतर आएगा, द्वादश जो कि यहाँ पर स्वयं गुरु ही बन रहे हैं, ठीक है, तो जातक का धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है। जातक स्वयं अपना धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर सकता है, तो अतः यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, तो व्यर्थ के कार्यों से बचें। आइए तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से: द्वादश ग्रह जिस भी भाव में बैठेंगे केवल त्रिक भावों को छोड़कर तो उस भावों से संबंधित फलों की हानि करते हैं। फिर से सुनिए, यदि द्वादश ग्रह त्रिक भावों को छोड़कर किसी अन्य भाव में बैठते हैं तो वह उस भाव से संबंधित फलों की हानि करते हैं।
समझने के लिए मैंने कर्क लग्न की कुंडली यहाँ पर ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वादश ग्रह जो है आपके बुध ग्रह बन रहे हैं, क्योंकि राशि का अंक 3 आ रहा है यानी मिथुन राशि है, और इसके अलावा वह तीसरे भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, यानी तृतीय और द्वादश एक ही ग्रह हैं, बुध ग्रह हैं, ठीक है, क्योंकि तृतीय भाव में कन्या राशि आ रही जो कि बुध की ही राशि है। अब ये कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ गए, तो ऐसी परिस्थिति में पांचवें भाव से संबंधित चीजों में ये हानि करने का प्रयास करते हैं, व्यय करने का प्रयास करते हैं। हालांकि पंचमेश की बात करें तो कुंडली का पंचम भाव एक अत्यंत ही शुभ भाव है और पंचमेश एक अत्यंत ही शुभ ग्रह कहलाते हैं। हालांकि बुध को वाणी का और बुद्धि का कारक भी माना गया है, क्योंकि बुध ग्रह वाणी के कारक और बुद्धि के कारक भी हैं, इसलिए बुध का प्रभाव यहाँ पर मिला जुला दिखाई देगा, यानी ज्यादा बुरे फल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक भी माना गया है और पंचम भाव से हम बुद्धि का विचार भी करते हैं। परंतु दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 12वें भाव के स्वामी भी ये बन रहे हैं, यानी द्वादश भी बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जातक अपनी बुद्धि का अपव्यय कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन फिर भी परिणाम मिले जुले होंगे। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि के कारक भी बुध ग्रह को माना जाता है। फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करें, जब कभी भी बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा आए तब आप देखें क्या आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं। यदि वास्तव में ऐसा लग रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, यानी वाणी का दुरुपयोग हो रहा है, और या फिर आप अपनी ऊर्जा किसी ऐसे क्षेत्र में लगा रहे हैं जहां से आपके कार्य क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर फिर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब चौथे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, 12th हाउस से संबंधित चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, यदि चंद्रमा कुंडली के 12th हाउस में आकर बैठ जाए तो जातक इमोशनल होता है, भावुक होता है, जल से भय बना रह सकता है, अनजाना प्रकार का डर जातक के अंदर व्याप्त रहता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए, कुंडली के 12th हाउस में मैंने चंद्रमा को लिख दिया है। अब यहाँ पर किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है आपकी। आप देख लीजिए कि चंद्रमा यदि स्वराशि के होकर बैठे हैं तो ये डर थोड़ा सा कम होता है। गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए तो इसमें कमी आती है, लेकिन राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ जाए तो प्रभाव थोड़ा सा अधिक रह सकता है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से देखें कि वास्तव में प्रभाव इस प्रकार का है या नहीं। यदि है तो आप उपाय कर सकते हैं, तो बुरे प्रभावों में फिर कमी आ जाती है। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का 5वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, यदि लग्नेश कुंडली के 12th हाउस में आकर बैठ जाए तो जातक का जीवन संघर्षमय होता है। जातक स्वयं की शक्तियों को व्यर्थ में खर्च कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। जातक के शत्रु बहुतायत में होते हैं, जातक पर झूठा आरोप लग सकता है, ठीक है, मन में नकारात्मक विचार जन्म ले सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है जिसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, यानी लग्नेश यहाँ पर मंगल बने जो कि कुंडली के 12th हाउस में आकर बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में जातक का जीवन संघर्षमय होता है। आप देख लीजिए, आपके जो भी लग्न से यदि 12th हाउस में आकर बैठ गए तो जीवन संघर्षमय होता है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं, कहीं भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए, यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल ग्रह पर पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की मात्रा में कमी जरूर आती है। मित्रों, ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह या लग्नेश कुंडली के 12th हाउस में बैठ जाए तो हमेशा बुरे प्रभाव भी मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, 12th हाउस में लग्नेश का बैठना इस बात का सूचक है कि जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलताएं अर्जित कर सकता है, ठीक है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि द्वादश की स्थिति पर भी हमें विचार करना जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा जातक विदेश से जुड़कर अर्निंग कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं, यानी जातक अपने स्वदेश में रहकर भी विदेश से जुड़कर अर्निंग कर सकता है। ये लग्नेश का एक अच्छा प्रभाव होता है जब 12th हाउस में जाकर वो बैठते हैं। अब देखिए, लग्नेश 12th हाउस में जाकर बैठेंगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बुरा प्रभाव देंगे, इसका मतलब ये है कि वहां की बुराइयों को समाप्त करने का वो प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो अपेक्षाकृत थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, द्वादश भाव से संबंधित आज का अगला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, यदि द्वादश ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में बैठे हों तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा लाभ देते हैं। फिर से सुनिए, यदि द्वादश ग्रह विपरीत राजयोग की कंडीशन में बैठे हों तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छा लाभ देते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से सरल तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है, ठीक है, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा, जो कि लग्नेश बन रहे हैं और अपने ही घर यानी प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर हमें द्वादश की स्थिति पर विचार करना। देखिए, कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी बन रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह, छठे भाव के स्वामी बन रहे हैं गुरु ग्रह, ठीक है, और इसके अलावा अष्टम भाव के स्वामी बन रहे हैं शनि ग्रह। अब देखिए, विपरीत राजयोग में होना ये चाहिए कि त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भावों के अंदर ही बैठे हों, तो यहाँ पर त्रिक भावों के स्वामी बुध ग्रह जो कि द्वादश बन रहे हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, छठे भाव के स्वामी गुरु ग्रह बन रहे हैं जो कि अपने ही घर छठे घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा अष्टम भाव के स्वामी शनि ग्रह बन रहे हैं जो कि द्वादश भाव में आकर बैठ गए हैं, यानी इन्होंने आपस में ही राशि परिवर्तन कर लिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर विपरीत राजयोग में एक कंडीशन और होती है कि लग्नेश मजबूत होना चाहिए। तो देखिए लग्नेश यहाँ पर मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव इन त्रिक भावों पर नहीं होना चाहिए, तभी विपरीत राजयोग की कंडीशन लागू होती है। इसमें होता यह है कि जब भी विपरीत राजयोग के ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आती है तो जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ता है, ठीक है, यानी मेहनत अधिक करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत में ही जातक का अधिक लाभ हो जाता है, ऐसा देखा गया है। आप प्रैक्टिकल रूप से स्वयं चेक करें कि क्या इस प्रकार का लाभ आपको देखने को मिल रहा है। यदि मिला है तो आप कमेंट्स के माध्यम से जानकारी अवश्य दे सकते हैं ताकि अन्य लोगों को सहयोग मिल सके। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।